जो जो धीरेंद्र शास्त्री अपनी कथा में ये कहता है कि हमने रावण से बात की टेलीफोन पे, हेलो डियर रावण क्या कर रहे हो। जो धीरेंद्र शास्त्री हनुमान का नंबर अपने पास होने का दावा करता है, जो धीरेंद्र शास्त्री सीमा पे कब अटैक करेगा पाकिस्तान ये बताने का दावा करता है, वो पाखंडी है या नहीं है। इस पाखंड का विरोध चैनलों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पत्रकारों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या इस पाखंडी को बढ़ावा देना चाहिए। ये भाटी जी ने कहा कि वो पाखंडी है, ये इस तरह से मैंने आज तक इनको कभी और किसी को बोलते सुना ही नहीं। किसी का पता चल जाए कि ब्राह्मण है ना तो राजकुमार भाटी के मुंह से जहर निकलने लगता है। पाखंड का विरोध करने को आप ब्राह्मण का विरोध क्यों मानते हैं? मैंने तो केवल पाखंड का विरोध किया है और मैंने उसके उदाहरण दिए हैं। जो व्यक्ति ये कहता हो कि रावण से मेरी फोन पे बात हुई, हनुमान का मोबाइल नंबर मेरे पास है, मैं ये बता सकता हूं कि कहां हमला होगा, मैं पर्चा निकाल सकता हूं, वो पाखंडी है या नहीं है, मुझे आप इसका। नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट पॉइंट 4 पे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये देखिए गोदी मीडिया किस तरह से धीरेंद्र शास्त्री और बीजेपी को डिफेंस करती है। इस वीडियो में आप देखिए राजकुमार भाटी ने किस तरह से इनकी पक्षी उधेड़ दी। बहुत मज़ा आने वाला दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक सपोर्ट ज़रूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद जी। आपने पहले ही सुन लिया, सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके नेता पर अटैक किया, क्योंकि आपके नेता क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। ये जो पूरा कथावाचक वाला विवाद है, ये यूपी में इस वक्त हर कोई इस पर बयान दे रहा है। ब्राह्मण वर्सेस यादव हो गया, उसके बाद उस पर बहुत सारे सवाल भी उठे, आपके नेता ने संभाल, लेकिन इस सब में अब धीरेंद्र शास्त्री पर अटैक क्यों आ गया भाटी जी? धीरेंद्र शास्त्री को इस पूरे विवाद में खींचकर लाए आपके नेता और कह रहे हैं इनको कौन बुला सकता है, तो 50 लाख लेते हैं और ये अंडर द टेबल लेते हैं। हाँ, मैं सारी बात का जवाब देता हूँ, पूरे विषय को ठीक से समझाता हूँ, कृपया थोड़ा सा समय दे दें। जी बोले ना। आपने कहा कि ये धीरेंद्र शास्त्री का कहाँ से सवाल आ गया, कहाँ से ये विषय आ गया। व्यापार सभा की मीटिंग थी, उसमें अखिलेश यादव जी व्यापार सभा की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। व्यापार से संबंधित सवाल होने के बाद में पत्रकारों ने ये सवाल पूछा, तो अखिलेश यादव जी ने मात्र इतना कहा है, उन्होंने केवल इतना कहा कि जो कथा कह रहे थे मुकुटमणि यादव, संत सिंह यादव, उस गांव में पहले भी यादवों ने कथा कही है, और क्योंकि वो सस्ते में कथा कह देते हैं इसलिए गरीब लोग उन्हें बुलाते हैं। अब हर आदमी तो धीरेंद्र शास्त्री को बुला नहीं सकता, क्योंकि वो तो 50 लाख रुपए लेते हैं कथा कहने के। तो इसमें कौन सी बात गलत है? क्या बताती हूं आपको कौन सी बात गलत है? सकते या यादव लोग कथा नहीं कह सकते? नहीं, पहले पूरी बात। हाँ बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए पूरी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गलत क्या था। जी बोलिए प्लीज बोलिए। मैं कह रहा हूँ, हाँ नहीं आप बताना। अब आपने इसे जोड़ दिया सनातन से और वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड का तो कोई इसमें जिक्र ही नहीं है, कोई विषय ही नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको हिंदू मुस्लिम करना है, आपको बंटवारा करना है और वो लोगों को के अंदर भ्रम फैलाना, इसलिए उसे वक्फ किसे करना है, क्या करना है भाटी जी? सनातन। मुझे क्या हिंदू मुस्लिम करना है? आपने कहा कि हमें हिंदू मुस्लिम करना है, बंटवारा करना है। हम यहाँ बंटवारा करने बैठे हैं, हम यहाँ बंटवारा करने बैठे हैं। और अब भाटी जी आप कहेंगे कि मैं आपको पूरा बोलने दूं, उसके बाद मैं आपका इसका जवाब दूं। मुझे बोलने दें। अब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप मुझ पर बंटवारे का आरोप लगाएंगे, हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाएंगे, और मैं आपको पूरा बोलने दूं और इंतजार करूं अपनी बारी का। अब गलत आरोप लगाने पर और गलत बयान देने पर मैं रुक सकती हूं क्या? भाटी जी आप बताइए, मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम करने बैठी हूं। अगर हम सच बोलेंगे तो आप बोलने नहीं देंगे। ये सच है, मतलब तो यही हुआ सीधे। ये सच है। चैनलों का काम आजकल रह क्या गया है? नहीं तो भाटी जी मैं आपसे पूछूं कि कथावाचक चाहे 50 लाख ले या 1 करोड़ ले, वो अंडर द टेबल कैसे है? पहली बात, कथावाचक अगर पैसे ले रहा है, मुझे नहीं पता है कि धीरेंद्र शास्त्री कितने पैसे ले रहे हैं, मुझे नहीं पता है, सच में मुझे नहीं पता। और ना मैं ये कहती हूँ कि कथा ब्राह्मण ही करें, मैं तो खुलकर कहती हूँ कथा कोई भी कर सकता है, और मैंने महाभारत के पहले शोज में भी ये कहा है, कथा करने का अधिकार सबको है। जवाब देता हूँ, लेकिन आप ये बोलेंगे कि कथावाचक अंडर द टेबल पैसे लेता है। जवाब देता हूँ। हाँ बोलिए। एक बात का जवाब देता हूँ, एक बात का जवाब देता हूँ। अगर वही भजन, वही कथा मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव गाएं तो सनातन कमजोर हो गया? बिल्कुल नहीं होगा। वही भजन और बिल्कुल नहीं होगा। धीरेंद्र शास्त्री गाए, कृपया सुन तो लें,
सुचरिता जी सुन, बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसा नहीं, बीच में आप टोकेंगी तो बात हो ही नहीं पाएगी। नहीं नहीं बोलिए मैं बोलिए। आपके कहे हुए शब्दों का ही केवल विश्लेषण कर रहा हूँ। हाँ। आपने कहा सनातन पे हमला है, सनातन से दिक्कत है, वक्त से दिक्कत नहीं है, सनातन को वो मिले तो दिक्कत है। वही कथा, वही भजन संत सिंह यादव के हैं, मुकुटमणि यादव के हैं, तो सनातन पे हमला हो गया, सनातन कमजोर हो गया। वही कथा और वही भजन धीरेन्द्र शास्त्री के, तो सनातन मजबूत हो गया। और आप कह रही हैं आपको पता नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री कितने लेता है, तो आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार, आपको पता करने पे कर बैठना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा 50 लाख से 1 करोड़ से कम में होती नहीं है। ठीक है। अब मैं अंडर टेबल की आपको बात बताऊं, अभी कुछ महीने पहले यहीं मेरे घर के पड़ोस में ग्रेटर नोएडा में कथा करके गए थे धीरेन्द्र शास्त्री। मैं 10 लोगों को आपके चैनल में, आपके स्टूडियो में ला सकता हूं, जिनसे आयोजकों ने यह कहा कि आपके घर पे महाराज जी चाय पियेंगे, आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 5 लाख 10 लाख रुपए चाय पीने के लेते हैं। ये अंडर टेबल है या नहीं है? जो धीरेन्द्र शास्त्री रात दिन पाखंड फैलाता है, मैं आपके चैनल पर चुनौती देता हूं, वो मेरा पर्चा निकाल दे, मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। ठीक है। जो धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथा में ये कहता है कि हमने रावण से बात की टेलीफोन पे, हेलो डियर रावण, क्या कर रहे हो? जो धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान का नंबर अपने पास होने का दावा करता है, जो धीरेन्द्र शास्त्री सीमा पे कब अटैक करेगा पाकिस्तान ये बताने का दावा करता है, वो पाखंडी है या नहीं है? इस पाखंड का विरोध चैनलों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पत्रकारों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? या इस पाखंडी को बढ़ावा देना चाहिए? बड़ा सचमुच एक तरह से कहें कि आश्चर्य भी हो रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव कौन सी राजनीति करना चाहते हैं। और आजकल अखिलेश यादव जी का भी और राजकुमार भाटी जी का भी ब्राह्मण निशाने पर हो तो बड़ा अच्छा लगता है इन लोगों। और पता नहीं इनको पता है कि नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को मैं जब से देख रहा हूं, और उसके पहले भी, कोई भी ब्राह्मण यादव जाति संघर्ष का कोई इतिहास है नहीं। मुलायम सिंह यादव इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, और कोई एक इतिहास उठाकर बताएं तो भाटी जी को याद हो तो वो बताएं। ठीक है, अलग अलग जातियों में संघर्ष होता है, जाति संघर्ष, जाति सच्चाई तो जाति संघर्ष सच्चाई। जो इटावा के उस गांव में हुआ था वो नीच कर्म हुआ था, जो कथावाचकों के साथ हुआ, और जो कथावाचक फर्जी आधार कार्ड बनाकर जाति छिपा कर रहे थे वो भी नीच कर्म था। दोनों की कानून ने सजा दी, दोनों के FIR हुए, दोनों में गिरफ्तारियां हुई। उसके आधार पर जो अखिलेश यादव ने बुलाकर सम्मानित किया, अब वो क्या था वो ईश्वर जाने। वो कार्यालय में अपने बुलाकर उनको वहां ढोलक बजवाना और वहां वो उसको पूरा विवाद बताना, वो क्या था? उसके बाद 19 लड़के यादव समाज के ही वो दंगे में, हुड़दंग में पकड़े गए। उसमें कुछ यादव ही नहीं थे, कुछ एक ब्राह्मण भी थे, और वो सब जेल गए। उनको छुड़ाने कोई नहीं आया, ना अखिलेश यादव आए ना कोई और आया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अखिलेश जी का तो सब जो मामला है वो चल गया, और नुकसान किसका हुआ? वो नौजवान बच्चे। ये कहना जरूरी था। अब दूसरी बात, अभी ये भाटी जी ने कहा कि वो पाखंडी है, ये इस तरह से मैंने आज तक इनको कभी और किसी को बोलते सुना ही नहीं। किसी का पता चल जाए कि ब्राह्मण है ना, तो राजकुमार भाटी के मुंह से जहर निकलने लगता है, और बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो कहता हूं भाटी जी आप तो ज्यादा सक्षम हैं, मुझसे तो बहुत सक्षम है आप यहाँ, लेकिन पता नहीं कौन सा मन में जहर भर गया। और पिछले 6-8 महीने में सोशल मीडिया ने राजकुमार भाटी को इतना बर्बाद किया है। मैं सच बताऊं, ये बड़े बौद्धिक व्यक्ति हैं। मेरी इनसे निजी बातचीत जब होती है, या टीवी पर भी जब पहले डिबेट होती थी, तो आनंद आता था क्योंकि तर्क करते थे। अब इनके दिमाग में कुछ भर गया है, जो शायद इस वक्त की कंपल्शन हो गई सभी प्रवक्ताओं की, तो ये संकट है। लेकिन अब 2 लाइन से बोल देता हूं, क्या समाजवादी पार्टी में हर व्यक्ति भाटी जी की तरह ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर टीवी पर चमक सकता है? नहीं चमक सकता। लग रहा हर्षवर्धन जी बहुत सरल भाषा में बहुत सही बात कह रहे हैं। भाटी जी इसको समझ लीजिए। उन्होंने जो बात कही, मेरी आपत्ति इस बात पर नहीं, मैं फिर कहूंगी। आपने कहा कि आपको यहाँ बैठा, आपको पता करके बैठना चाहिए कि वो कितने पैसे लेते हैं कथा के लिए, और आप यहाँ पर बैठकर हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, आप यहाँ पर नफरत फैला रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता। मैं हर्षवर्धन जी से इस बात में सहमत हूं कि भाटी जी पिछले कुछ महीनों में तो आपको कुछ हुआ है, वो कह रहे हैं सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है ये। उस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से थोड़ा निकल जाइए भाटी जी, हम लोग आराम से बात कर पाएंगे, क्योंकि वो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स के चक्कर में ना हम वही बात कहते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है, लेकिन जो दिल से निकली बात है उसे कहिए, दिल से निकली बात को कहिए। चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। जब हम आपके ऊपर किसी भी टीवी शो में एंकर
के ऊपर ये आरोप लगाते हैं या चैनल के ऊपर आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, तो आप नाराज हो जाते हैं। अब आप एक बात बताइए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को आपने 3 बार टाइम दिया और राजेश मैं तो चौधरी आपसे जी को कभी 2 बार नाराज ही नहीं टाइम होती दिया। भाटी जी। हर्षवर्धन ये तो त्रिपाठी मेरे जी सारे के तो मेहमान जानते आपने हैं। कब आई मैं आपसे नाराज हुई, बताइए आप मुझे। भाटी जी, ये महाभारत की, आचार्य जी एक सेकंड, महाभारत की खूबसूरती इसी में है कि यहाँ पर आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगी, आप मुझ पर आरोप लगाएंगे, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रही। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप आरोप लगाते हैं, लेकिन तब भी आप बोलते हैं। अब 6-10 तक बोलने के बाद आप फिर बोल रहे हैं, बताकर बोल रहे हैं, बोलिए। देखिए, आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना। आपने हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने शानदार भाषण दिया है 3-3 मिनट का, आपने बिल्कुल एक शब्द नहीं टोका। मुझे आपने हर वाक्य पे टोका है। पहली बात, ऐसे आचार्यों को बुला के बैठाते हैं जो राजनीतिक बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी आरजेडी की कमियां बताएंगे, मुलायम सिंह यादव कमियां बताएंगे। अरे अगर आचार्य हो तो धार्मिक बातें करो, धार्मिक उपदेश दो। तीसरी बात, मैंने अपने वक्तव्य में या श्री अखिलेश यादव जी ने एक भी शब्द जातिवाद पे नहीं बोला। कोई जातिवाद की बात नहीं की। जातिवाद की बात उठाई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने। इन्हें ब्राह्मणों से दिक्कत है। पाखंड का विरोध करने को आप ब्राह्मण का विरोध क्यों मानते हैं? मैंने तो केवल पाखंड का विरोध किया है और मैंने उसके उदाहरण दिए हैं। जो व्यक्ति ये कहता हो कि रावण से मेरी फोन पे बात हुई, हनुमान का मोबाइल नंबर मेरे पास है, मैं ये बता सकता हूं कि कहां हमला होगा, मैं पर्चा निकाल सकता हूं, वो पाखंडी है या नहीं है, मुझे आप इसका वो बता दें। 50 लाख रुपए कथा के लेते हैं कि नहीं लेते हैं? 10-10 लाख रुपए चाय पीने के घर पर लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जो जिस देश में एक सुनियोजित तरीके से पाखंड को और पाखंडियों को बढ़ावा दिया जा रहा, यह जातिवाद की लड़ाई है ही नहीं। हमारे माता प्रसाद पांडा जी के ऊपर गोरखपुर में हमला किया गया, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी उठाए उसके बाद। अगर यह जाति की लड़ाई है तो हमारे नेता विरोधी दल है नहीं, हमारी पार्टी के नेता नहीं, बीजेपी के विधायक के नेतृत्व में उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया, सरेआम बीजेपी गुंडागर्दी कराएगी। हम बोलेंगे तो हम पर जातिवाद का आरोप लगाया जाएगा। हम तो जातिवाद को मिटाना चाहते हैं। भाटी जी, आप क्योंकि ये बात कह रहे हैं, मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगी, मैं हर्षवर्धन जी की भी बात नहीं करती हूँ। अब जो शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके कई बयानों को आपने कोट किया है इसी महाभारत में, इसीलिए मैं उन्हीं का बयान आपके सामने कोट कर रही हूँ। वो ये कह रहे हैं अखिलेश जी को, इन कथावाचकों को बुलाकर ऐसे सम्मानित नहीं करना चाहिए था, और वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि यही जातिवाद को बढ़ाना होता है। देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद ने तो ये भी कहा है कि केवल ब्राह्मण को ही कथा कहने का अधिकार है, ब्राह्मण के अलावा कोई कथा नहीं कह सकता। हम तो उनकी बात से सहमत नहीं हैं। भारत का संविधान जिस दिन से लागू हुआ है, संविधान ने तय कर दिया कि किसी भी समाज का व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, किसी पर रोक नहीं होगी। सहमत हूं आपसे। दूसरी बात, इन कथावाचकों का सम्मान इसलिए किया गया क्योंकि उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया था। उनके बाल काटे गए, उनसे नाक रगड़वाई गई जमीन में, उनसे पैर छू छू के माफी मंगवाई गई, और आरोप तो यह भी है कि उनके ऊपर पेशाब छिड़का गया। तो जिस व्यक्ति का ऐसा अपमान हुआ हो, उस व्यक्ति को थोड़ा सहारा देना, थोड़ी हिम्मत देना जरूरी होता है। यही समाज का काम है, यही राजनीतिक लोगों का काम है। इसलिए उन्हें सम्मानित किया गया कि कहीं वो इस अपमान से क्षुब्ध होकर कोई गलत कदम ना उठा लें। और जो प्रदर्शन हुए हैं वो सब बीजेपी के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं हैं। जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, जो ये उसके जो अहीर रेजिमेंट की मांग उठाने वाले लोग हैं, सब भारतीय बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी उठवाती है अहीर रेजिमेंट की मांग, और उनमें ज्यादातर हरियाणा के और गुजरात के लोग हैं। वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है। हाँ, बिल्कुल बीजेपी के लोग हैं। देखिए ना भाटी जी,